अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स सारे सुने होंगे, क्योंकि फिर मैं आप लोगों को टेस्ट भी दूंगी, क्विज़ दूंगी और असाइनमेंट भी दे सकती हूँ। इसलिए कोशिश करें कि हर बंदा जो है वो लेक्चर्स पूरे सुने, क्योंकि लेक्चर्स में भी समटाइम्स मैंने उसके बीच में क्वेश्चन या असाइनमेंट्स दिए होते हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरा लेक्चर कोई सुन रहा है कि या नहीं सुन रहा। तो आज का जो हम पढ़ेंगे, हमने लोकल फैक्टर्स कल पढ़ लिए थे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास सारे सिस्टमिक फैक्टर्स हैं। हम सारे सिस्टमिक फैक्टर्स को आज डिस्कस करेंगे कि सिस्टमिक फैक्टर्स हमारे पास एक पीरियोडोंटल डिजीज में क्या इफेक्ट डाल रहे हैं या उनका क्या रोल है। तो हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है सिस्टमिक फैक्टर्स। सिस्टमिक फैक्टर्स में हमारे पास वो फैक्टर्स हैं जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी हम इनको कह सकते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर इस तरह की बॉडी की हेल्थ की इफेक्ट है, बॉडी के इनसाइड की तरफ से आप पे कोई साथ में एक यानी आपकी पीरियोडोंटल पे इफेक्ट आपकी सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से आ रहा है। तो सिस्टमिक फैक्टर्स कंडीशन वो कंडीशन विच अफेक्टिंग द इंटायर बॉडी हेल्थ, जो हमारे पास इंटायर बॉडी हेल्थ को इफेक्ट करती है। ठीक है, तो सिस्टमिक फैक्टर्स में हमारे पास वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि ओवरऑल बॉडी हेल्थ को इफेक्ट कर रही है। तो जब ओवरऑल बॉडी हेल्थ अफेक्टेड है, तो जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट हमारे पास टिश्यूज ऑफ द पेरिडोन्शियम पे आ जाते हैं। पेरिडोन्टल टिश्यू मैनिफेस्टेशन ऑफ द सिस्टमिक कंडीशंस वेरी अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक डिजीज। ये पेरिडोन्टल टिश्यू के ऊपर जो हमारे पास इफेक्ट होता है ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द डिजीज। यानी फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में आपको डायबिटीज मेलाइटिस है तो उसका अलग इफेक्ट होगा, आप कोई बीपी की पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है तो उसका अलग इफेक्ट होगा, आपको कोई बोन्स प्रॉब्लम है तो उसका अलग इफेक्ट होगा। तो हर एक डिजीज का जो है वो अलग से इफेक्ट होगा पेरिडोन्टल टिश्यूज में। ठीक है, और उसके मुताबिक हमारे पास इन इफेक्ट्स के अलावा हम ये भी देखते हैं कि इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स किस तरह है, और हमारे पास इसके अलावा क्या उसके ओरल कैविटी में भी लोकल फैक्टर्स इंक्लूडेड है कि नहीं। यानी हम किसी डिजीज को जिम्मेदार नहीं बना सकते कि इसी डिजीज की वजह से हमारे पास माउथ में या ओरल टिश्यू में ये वाली प्रॉब्लम आई है। क्या पता ओरल टिश्यू जो है अपने ओरल हेल्थ मेंटेन नहीं की, टूथब्रशिंग नहीं कर रहे, हमारे पास फूड डेब्रिस वहाँ पे इम्पैक्ट हो चुका है, रिटेन रह चुके हैं, जिसकी वजह से प्लग फॉर्मेशन हो गई। तो हम साथ में एग्जिस्टिंग लोकल फैक्टर्स को भी देखते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सिस्टमिक फैक्टर्स हैं। तो सिस्टमिक फैक्टर्स में हमारे पास कुछ इन्वॉल्व हैं इन द एटियोलॉजी ऑफ पेरिडोन्टल डिजीज। यानी सिस्टमिक फैक्टर्स इस एटियोलॉजी ऑफ पेरिडोन्टल डिजीज में इनका एक पार्ट है, लेकिन थोड़े बहुत इसमें वो इन्वॉल्व भी हैं, बट इतने ज़्यादा हम उसको ये नहीं कह सकते कि इनकी वजह से ये डिजीज कॉज हुई है, लेकिन इन्वॉल्व है हमारे पास। It is generally accepted that systemic factors by themselves can't cause an inflammatory response of the gingiva। लेकिन देखें वही बात हो रही कि सिस्टमिक फैक्टर्स की वजह से ही हमें जिंजिवा में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा, लेकिन ये फैक्टर्स एक रोल प्ले कर रहे हैं किस चीज़ में, इन द एटियोलॉजी में, बाय लोअरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द पेरियोडोंटल टिश्यू। जब आपकी बॉडी ओवरऑल बॉडी, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है वो बीमार है, तो इट मींस उसका अपना इम्यून सिस्टम वीक है। जब इम्यून सिस्टम वीक है तो वहाँ पेरियोडोंटल टिश्यूज का रेजिस्टेंस जो है वो भी तो कम हो जाएगा ना towards the diseases or towards the bacteria, so it making them more susceptible to the effects of the local factors, जिसकी वजह से फिर हमारे पास ये पेरिडोन्टल डिजीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमारे पास कुछ सिस्टमिक फैक्टर्स हैं that play a role in the periodontal disease and they can be classified under the following categories। में हमने इनको क्लासीफाई भी किया हुआ है। हमारे पास पूरी जो है वो 7 है, लेकिन यहाँ मैंने कुछ डाली हैं जिसमें हमारे पास हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, यानी किसी पेशेंट की ब्लड डिसऑर्डर्स जो है वो क्या रोल प्ले करती हैं एक पेरिडोन्टल डिजीज की एटियोलॉजी में। हमारे पास एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जो हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं, न्यूट्रिशनल इन्फ्लुएंसेस भी हैं, अगर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज आ जाती हैं, साइकोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं यानी साइकोलॉजिकली आ जाती हैं, इम्यूनो डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ड्रग्स इसमें इन्वॉल्व है, हेरिडिटी भी इन्वॉल्व है। तो इन सब को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन जो है वो है एंडोक्राइन फैक्टर। अब एंडोक्राइन फैक्टर किस तरह से हमारे पास इन्वॉल्व है, एंडोक्राइन फैक्टर में हमारे पास जो है हार्मोन्स इन्वॉल्व है।
एंडोक्राइन ग्लैंड के जो हार्मोनल फैक्टर्स हैं, तो एंडोक्राइन फैक्टर्स को हम हार्मोनल फैक्टर भी कह देते हैं। प्यूबर्टी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मीनोपॉज, ये हमारे पास ऐसी 3 सिचुएशंस हैं जिस टाइम पे हमारे पास बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं। इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें इम्बैलेंस आ जाता है। अब इम्बैलेंस आ गया है, ये हार्मोनल चेंजेस हमारे पास कॉज करते हैं, इफेक्ट डालते हैं एक जिंजिवल टिश्यूज पे। जब जिंजिवल टिश्यूज पे हार्मोनल चेंज का इफेक्ट आ जाता है तो वहाँ पे भी चेंजेस आ जाती हैं। चेंजेस इनिशिएटेड बाय द लोकल फैक्टर्स। अब लोकल फैक्टर्स हमने स्टार्ट में पढ़ लिया था, जिसमें हमारे पास इनिशिएटिंग फैक्टर बैक्टीरियल प्लॉक था। तो जब बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रहा है तो उसके साथ जिंजिवल टिश्यूज में भी चेंज आ जाता है समटाइम्स, ठीक है, हर एक का जरूरी नहीं है लेकिन समटाइम्स आ जाता है। मेन जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है वो स्टिल हमारे पास अननोन है, लेकिन थोड़ा बहुत ये हमारे पास इन्वॉल्व है। सेकेंड वन हमारे पास जो सिस्टमिक फैक्टर है वो है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर एंड डिफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर एंड डिफिशिएंसी में हमारे पास ये है कि न्यूट्रिशन हमारे पास बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, ये हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। जब हमारे पास बॉडी में न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी आ जाती है तो किस तरह से हमारे पास इंडिविजुअल्स वीक हो जाते हैं, वो उस तरह से अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। सेम एज द केस विद द जिंजिवा एंड पेरिडोंटल, कि पेरिडोंटल टिश्यूज को या जिंजिवा टिश्यूज को अपनी वो प्रॉपर न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगी तो वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी कि वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर ले। सो ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी जो है वो डिपेंड करती है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पे, ताकि वो अपना प्रॉपर फंक्शन और अपनी प्रॉपर वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सके। हमारे पास वेराइटी ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जो कि हमारे पास बॉडी पे असर हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो बॉडी के टिश्यूज हैं वो इन न्यूट्रिएंट्स में डिप्राइव हो जाती है। यानी अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डिप्राइवेशन आ गई, यानी उनकी कमी आ गई, तो ये आपके पास नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी कैन रिजल्ट फ्रॉम द एब्सेंस। अच्छा, न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी की डिफिनीशन टाइप कह लें कि हमारे पास न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी की वजह जो है इट कैन रिजल्ट इन एब्सेंस ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स। जब आपकी बॉडी में किसी एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाए तो हम उसको कहते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। अब ये न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी क्यों कॉज कर रही है, ये इफेक्ट डाल रही है पेरिडोंटल टिश्यूज के ऊपर। हमारे पास इन्फ्लेमेटरी पेरिडोंटल डिजीज जो है ये इज नॉट द रिजल्ट ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। के न्यूट्रिशन इम्बैलेंस आ गए आपकी बॉडी में तो आपको डायरेक्टली आपका पीडीएल जो है या उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाएगी या जिंजिवा में इन्फ्लेमेशन आएगी, यानी डायरेक्टली इस तरह कुछ नहीं होगा। लेकिन न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसमेंट जो है ये आपके पास हार्मफुल इफेक्ट डाल सकता है। हमारे माउथ की जो लोकल इरिटेंट्स है, लोकल इरिटेंट्स हमारे पास क्या है, हमारे पास बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया प्लॉक है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इसके ऊपर इफेक्ट डाल देता है। इट मॉडिफाई द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। जो हमारे पास डिजीज है वो फिर प्रोग्रेशन स्टार्ट कर लेती है। कैसे, क्योंकि हमारे पास बॉडी में न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसमेंट आ जाता है। जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है ऑफ द एपिथेलियल और पेरिडोंटियम, ये डिपेंड करता है 50 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पे। यानी इनको ये 50 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए किस चीज के लिए, फॉर द नॉर्मल ग्रोथ के लिए, फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए और मेंटेनेंस के लिए। सो डिफिशिएंसीज or toxicities of one or more of the nutrients can alter tissue integrity and compromise the digestive powers in combating the effects of local irritants। वही बात हो रही है कि अगर आपके पास न्यूट्रिशन जो है वो उसकी डिफिशिएंसी होगी या इम्बैलेंसमेंट होगा तो उसके बाद जो उसकी वजह से हमारे पास जो नॉर्मल टिश्यूज हैं, जो जिंजिवल टिश्यूज हैं, जो कि पेरिडोंटियम के जो टिश्यूज हैं, उनकी इंटीग्रिटी जो है वो कंप्रोमाइज हो जाती है। क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ सेवियर डिफिशिएंसीज, इसके अलावा हमारे पास जब बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी आ जाती है तो वो डिफिशिएंसी हमारे पास या तो प्रोटीन में डिफिशिएंट आ जाता है या हमारे पास कैलोरीज डिफिशिएंट होते हैं या विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है इसमें डिफिशिएंसी आ जाती है, आयरन में, जिंक में, विटामिन ए और विटामिन सी में, ठीक है। सो it includes specific lesions and alterations in color and topography of the oral mucosa and tongue। जब आपके पास इनमें जो प्रोटीन, कैलोरीज, विटामिन बी कम्प्लेक्स, आयरन, जिंक, विटामिन ए एंड विटामिन सी, जब इनमें कोई डिफिशिएंसी आ जाती है तो इसकी वजह से हमारा जो ओरल म्यूकोजा है, जो टंग है, इसका कलर भी चेंज हो जाता है और समटाइम्स लेजन्स भी आ जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ एनिमल स्टडीज हुई हैं एनिमल के ऊपर।
In animal studies, calcium deficiency, especially with high phosphorus intake and deficiency in vitamin D and magnesium, have shown to adverse affect the formation and integrity of mineralized tissue of periodontium. जब हमारे पास एनिमल्स की स्टडीज की गई तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि कैल्शियम की डिफिशियंसी, विटामिन डी की डिफिशियंसी और मैग्नीशियम की डिफिशियंसी, जब हमारे पास इन तीनों की डिफिशियंसी आ जाती है तो हमारे पास जो पेरिडोन्शियम की जो टिश्यूज है इनकी प्रॉपर मिनरलाइजेशन नहीं होती, इनकी प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द एंटीबॉडीज। वही बात, ये न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि यही हम अगर अपने बॉडी में बैलेंस डाइट रखेंगे, बैलेंस डाइट मीन्स कि आपने सारे न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, एक प्रॉपर अमाउंट में लेने हैं। अगर ये आपके पास इसकी कमी आ जाएगी तो आपका जो अपना इम्यून सिस्टम है, आपका जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है वो हमारे पास वीक हो जाता है। हमारे पास जो एंटीबॉडीज हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स है, वो अपना उस तरह से प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट फैक्टर जो कि है ड्रग, सिस्टेमिक फैक्टर में। अब ड्रग हमारे पास किस तरह इफेक्ट डाल रहा है, अगर आप लोगों को जिंजिवल इनलार्जमेंट का लेक्चर याद हो तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जिंजिवल इनलार्जमेंट हमारे पास कुछ ड्रग्स की वजह से हो जाती है, जिसमें हमने फेनाइटीन ड्रग को भी डिस्कस किया था। तो फेनाइटीन ड्रग को हम यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास सिस्टेमिक डिजीज कौन सा है, एपिलेप्सी है, पेशेंट एपिलेप्टिक है, उसको ड्रग्स लेनी है, उसकी एपिलेप्सी के दौरों को, यानी उन दौरों को आपने कंट्रोल करना है, ट्रीट करना है, तो आप उनको एंटी कन्वल्सेंट ड्रग दे रहे हैं। अब एंटी कन्वल्सेंट ड्रग कौन सा दे रहे हैं, फेनाइटीन दे रहे हैं। तो जो पेशेंट्स फेनाइटीन ले रहे हैं तो उनमें हमारे पास हाफ ऑफ द पेशेंट यानी 50% ऑफ द पेशेंट जो है उनका जिंजिवा जो है वो इनलार्ज हो जाता है। इसके अलावा हमने फेनाइटीन के अलावा साइक्लोस्पोरीन, नेफेडेपिन और डेल्टाजिम ड्रग के बारे में भी पढ़ा था, जो कि हमारे पास जिंजिवल हाइपरप्लेजिया भी कॉज कर रहा था। इसके अलावा वो ड्रग्स जो कि हमारे पास कुछ कंट्रासेप्टिव मेडिकेशंस हैं, जो पेशेंट्स कंट्रासेप्टिव मेडिकेशंस लेते हैं तो उनमें जो है जो हमारे पास जिंजिवल फ्लूइड होता है उसका रेट जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिंजिवल फ्लूइड की सिक्रेशन ज़्यादा होती है, फिर हमारे पास समटाइम जिंजिवल इन्फ्लेमेशन भी उनमें आ जाता है। तो इसलिए ड्रग्स भी हमारे पास, हमारे जो जिंजिवा है, हमारे पास जो पेरिडोंटल टिश्यूज है, इनके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। ड्रग्स के अलावा हमारे पास आ जाती हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स यानी इमोशनल फैक्टर्स। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इमोशनल फैक्टर्स किस तरह से रोल प्ले कर रही हैं, अगर आप लोग खुश रहेंगे, ऑलरेडी ऑल टाइम हैप्पी और स्माइली फेस के साथ रहेंगे, इट मीन्स आप कोई स्ट्रेस वगैरह नहीं ले रहे और आपकी कोई वरीज नहीं है, कोई स्ट्रेस टेंशन नहीं ले रहे, और ये चीज़ें आप कब नहीं ले सकेंगे, जब आपका खुदा पे यकीन होगा कि सब कुछ उसी के हाथ में है। ठीक है। तो अगर आप लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो इनकी वजह से आपका जो पेरिडोन्शियम है, जो ओरल कैविटी है, इसके ऊपर भी इफेक्ट आ जाता है। सो हमारे पास जो साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी है एक इंडिविजुअल की, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो साइकोलॉजिकली जो है एक स्टेबल बंदा हो। ठीक है। साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर द इंडिविजुअल बट डिफिकल्ट एटियोलॉजिकल फैक्टर टू आइडेंटिफाई। लेकिन हम इसका एटियोलॉजिकल फैक्टर जो है वो आइडेंटिफाई करना हमारे डिफिकल्ट है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर भी एटियोलॉजिकल पेरिडोंटल डिजीज काज करता है। तो डायरेक्टली उसका लिंक नहीं है कि आपके पास पेरिडोंटल डिजीज जो है वो आपके इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से आ सकती हैं, लेकिन इमोशन डिस्टर्बेंसेस की वजह से आपकी बॉडी जो है उसमें इस तरह की चेंजेस आ जाती हैं, उसके मेटाबॉलिज्म में चेंज आ जाते हैं, आपका जो अपना रेजिस्टेंस होता है वो वीक हो जाता है। जब आप खफा रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो जब आपका ही सिस्टम वीक हो जाएगा तो इट मीन्स के पेरिडोंटल टिश्यूज भी बैक्टीरिया की तरफ जो है वो खुद को बचा नहीं पाएंगी या रेजिस्टेंस शो नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से फिर पेरिडोंटल पे भी इफेक्ट आ जाता है। तो हर पेशेंट जो है हमारे पास, हर इंडिविजुअल जो है वो अपनी लाइफ में ये चीज़ें ज़रूर एक्सपीरियंस करता है कि उसको एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, या फिर टी कंडीशन या वरीफुल हो जाता है। अब इन कंडीशंस का जो है इट में इफेक्ट द पेरिडोन्शियम, किस तरह इफेक्ट डाल रहे हैं पेरिडोन्शियम पे कि इट अल्टरिंग द टिश्यू मेटाबॉलिज्म। जो हमारे पास टिश्यू का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है वो चेंज हो जाता है, यानी जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो टिश्यू मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है। हमारा जो होस्ट रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स द लोकल इरिटेंट यानी टुवर्ड्स द बैक्टीरिया, वो भी हमारा लोअर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जिंजिवाइटिस कंडीशन भी आ जाती है। विद एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस आ सकता है। समटाइम्स हम इन स्ट्रेस और टेंशन की कंडीशन की वजह से हमारे पास
हैबिट्स स्टिमुलेट हो जाते हैं, जो कि हमने स्टार्ट में पैराफंक्शनल हैबिट्स पढ़े, तो वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। यानी आपने देखा कुछ पेशेंट स्ट्रेस और टेंशन में जो है अपनी जो नेल की बाइटिंग है वो करते रहते हैं। नेल बाइटिंग के अलावा वो लिप बाइटिंग भी करते रहते हैं। इसके अलावा वो टीथ की क्लेंचिंग भी करते रहते हैं, जिसकी वजह से ऑक्लूजल ट्रॉमा हो सकता है। तो अब ये देखिए, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कितनी ज़्यादा कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आ जाता है हेरिडिटी। अब हेरिडिटी का किस तरह से रोल है, इतना रोल इसका जो है वो क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास सो हेरिडिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी पीरियोडोंटल डिजीज। हमारे पास इन्फ्लेमेटरी पीरियोडोंटल डिजीज डेवलप हो सकती है, लेकिन स्टिल इट इज़ नॉट क्लियर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक ऐसी डिजीज है जिसमें हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी का रोल है, और वो हमारे पास है जुवेनाइल पीरियोडोंटाइटिस। जुवेनाइल पीरियोडोंटाइटिस जो है इसमें फेमिलियर टेंडेंसीज है बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली हाई इंसिडेंस ऑफ जिंजिवाइटिस एंड पीरियोडोंटाइटिस इन द एडल्ट पॉपुलेशन। इन व्यू ऑफ द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एटियोलॉजिकल फैक्टर्स इन पीरियोडोंटल डिजीज, इट इज डिफिकल्ट टू सिंगल आउट द एग्जैक्ट रोल ऑफ एनी फैक्टर। जुवेनाइल पीरियोडोंटाइटिस के बारे में इंशाल्लाह जब हम पीरियोडोंटल डिजीज पढ़ेंगे तो उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन जुवेनाइल पीरियोडोंटाइटिस जो है ये हमारे पास एक एज और एक टाइम है जिसमें हमारे पास आ जाता है, इसलिए हम जुवेनाइल पीरियोडोंटाइटिस को फिर हेरिडिटी फैक्टर में डाल सकते हैं। एक दूसरी कंडीशन है हमारे पास जिसमें हमारे पास सवेयर ओवर ग्रोथ ऑफ जिंजिवल टिश्यूज आ जाता है, जिसको हमने रिलेट किया हुआ है हेरिडिटी फैक्टर के साथ, ठीक है। ये उसको हम फिर टर्म भी कहते हैं, हमने उसको एक टर्म दिया है फैमिलियल और द हेरिडिटी जिंजिवल इनलार्जमेंट। यानी आपके पास आपकी हेरिडिटी में या फैमिली में किसी को जिंजिवल इनलार्जमेंट इस तरह की, तो आगे जाकर वो उसकी बच्चों वगैरह में भी आ सकती है। तो ये हमारे पास हम इस तरह फिर रिलेट कर लेते हैं। अगर किसी के एडल्ट में या किसी के बड़ों में थी, तो हमारे पास अगर पेशेंट आया तो हम उनसे क्वेश्चनिंग के टाइम ये पूछ सकते हैं, यानी ड्यूरिंग हिस्ट्री टेकिंग और ड्यूरिंग डायग्नोसिस जब हम करें तो हम हिस्ट्री लेने के टाइम ये पूछ सकते हैं कि जी आपको ये प्रॉब्लम है, तो क्या आपके पेरेंट्स में या आपके पास हिस्ट्री में कोई इस तरह, आप लोग फैमिली में कोई इस तरह प्रॉब्लम है कि नहीं। तो इस तरह फिर हम रिलेट कर लेते हैं हेरिडिटी फैक्टर को। हेरिडिटी के अलावा हमारे पास मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं। मेटाबॉलिक डिजीज हमारे पास डिफरेंट मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं। मेटाबॉलिक डिजीजेज की वजह से भी हमारे पास पीरियोडोंटम पे भी इफेक्ट आ जाता है, जिसमें हमारे पास डायबिटी मिलाइटिस है। डायबिटी मिलाइटिस हमारे पास एक ऐसी क्रोनिक डिजीज है जिसमें इंसुलिन डिफिशियंसी आ जाती है। पेशेंट की जो है वो एक्सेसिव वो शुगर जो है वो ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उनकी ब्लड में एक्सेस ऑफ शुगर प्रेजेंट होता है, उनकी यूरिन में भी एक्सेस ऑफ शुगर प्रेजेंट हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट की जो है वो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाती। तो कंट्रोल स्टेट में हमारे पास डायबिटीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोटीन ब्रेकडाउन। डायबिटीज में हमारे पास प्रोटीन ब्रेकडाउन हो रही होती है, लोअर रेजिस्टेंस होता है टुवर्ड्स द इन्फेक्शन। अब इन पेशेंट्स का जो है इन्फेक्शन की तरफ लोअर रेजिस्टेंस है, तो आप इस चीज़ को डायरेक्टली पीरियोडोंटल टिश्यूज पे डाल दें कि अगर फॉर एग्जांपल पीरियोडोंटल टिश्यूज पे बैक्टीरिया अटैक कर रहा है तो वो क्या रेजिस्टेंस शो कर पाएगा उनकी तरफ? नहीं, बिकॉज उनका अपना रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोअर्ड है बॉडी का, प्रोड्यूसिंग हायर ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। इन पेशेंट्स में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं इनका हीलिंग रेट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। फॉर एग्जांपल इनके प्लॉक आ गए या इनका कैलकुलस बन गया, हम इनको ट्रीट करें, हम स्केलिंग करें, तो हमें पता होता है कि स्केलिंग में कितनी ज़्यादा फिर ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो इस तरह पेशेंट्स की फिर हीलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, जिसकी वजह से हम फिर नहीं कर पाते। मस्कुलर डिफिशियंसीज भी समटाइम्स इन पेशेंट में होती है, और हमारे पास ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस डायरेक्टली शो कर देते हैं। तो इनका अपना ओवरऑल जो बॉडी का रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, कम है। इट मीन्स कि वो लोकल इरिटेंट्स या टुवर्ड्स द बैक्टीरिया जो है वो उस टाइम ओरल कैविटी में भी लोकल इरिटेंट्स की तरफ जो है रेजिस्टेंस शो नहीं कर सकते। जब रेजिस्टेंस शो नहीं कर सकते तो आगे जाकर ये हमारे पास पीरियोडोंटाइटिस या जिंजिवाइटिस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसलिए मेटाबॉलिक डिजीज भी एक रोल प्ले कर रहा है हमारे पास पीरियोडोंटल डिजीजेस में। लास्ट वन जो है हमारे पास सिस्टेमिक फैक्टर में, वो है हमारे पास हेमाटोलॉजिक डिस्टर्बेंस। हेमाटोलॉजिक डिस्टर्बेंसेस या डिजीज हमारे पास ब्लड डिसऑर्डर्स और ब्लड डिजीजेस को भी कहते हैं। अब ब्लड डिसऑर्डर्स आपकी बॉडी में आ गई या कोई ब्लड डिजीज आ गई, तो इट मीन्स कि ब्लड में ही आपके पास वाइट ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो आपको एक प्रॉपर इम्यून और एक डिफेंस सिस्टम दे रहे हैं। जब आपका डिफेंस सिस्टम ही वीक हो जाता है तो आप बैक्टीरिया की तरफ जो है रेजिस्टेंस कैसे शो करेंगे? आपका बॉडी जो है कैसे रेजिस्टेंस शो करे? ऑलरेडी आपकी बॉडी वीक है, आपके पास बॉडी में ब्लड डिसऑर्डर प्रेजेंट है, तो कैसे रेजिस्टेंस होगा? तो
तो इट इम्पेयर द फंक्शन एंड कॉज टिश्यू इंजरी। ब्लड डिस्टर्बेंसेस जो है या हेमाटोलॉजिक डिस्टर्बेंसेस जो है ये हमारे पास फंक्शन जो है वो इम्पेयर कर देता है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती, जिसकी वजह से टिश्यू इंजरीज हो जाती हैं। हमारे पास कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं जो कि ल्यूकीमिया और एनीमिया है। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि जो हमारे पास मस्कुलर सिस्टम है, इट इज द व्हीकल बाय विच द बॉडी रिसीव ऑल द न्यूट्रिएंट्स। ब्लड के ही थ्रू हम सारे न्यूट्रिएंट्स को रिसीव करते हैं एंड सब्सटेंसेस विच इज नीडेड टू कीप द सेल फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। और उन सब्सटेंसेस को भी हम ब्लड के थ्रू रिसीव करते हैं ताकि उनके थ्रू हम अपना बॉडी फंक्शन जो है वो प्रॉपर्ली परफॉर्म करें। लेकिन अगर हमारे पास कोई हेमाटोलॉजिक डिसऑर्डर आ जाए तो हमारा फंक्शन जो है वो इम्पेयर हो जाता है, हमारे पास टिश्यूज में इंजरी आ जाती है। हमारा जो पेरिडोन्शियम है, हमारे जो पेरिडोन्टल टिश्यूज हैं, वो सारा भी डिपेंड करता है इसी प्रॉपर ब्लड फ्लो पे। अगर ये प्रॉपर ब्लड फ्लो इम्प्रॉपर हो गई तो हमारा पेरिडोन्शियम भी अफेक्ट हो सकता है। फर्स्ट वन जो हमारे पास है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया जिसमें हमारे पास एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है व्हाइट ब्लड सेल्स की। इट इज अ डिजीज ऑफ अननोन ऑरिजिन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रैपिड और द एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स इन ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स। हमारे पास जो ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स हैं, जो कि हमारे पास बोन मैरो है, वहाँ पे हमारे पास एबनॉर्मली व्हाइट ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। टिश्यू डिस्टर्बेंस जो है वो एसोसिएटेड है विद ल्यूकीमिया। अब वो पेशेंट जिनकी ल्यूकीमिया हो चुका है तो इट मीन्स कि उनकी बॉडी के टिश्यू में भी डिस्टर्बेंसेस होगी। ल्यूकीमिया की चेंजेस जो है वो हमारे पास डिफरेंट होती है हर एक पेशेंट में, लेकिन जो उसका बॉडी का रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियरली लो होता है। जब रेजिस्टेंस लो है तो इट मीन्स कि जिंजिवा जो है वो टूवर्ड्स द लोकल इरिटेंट्स, टूवर्ड्स द बैक्टीरिया जो है वो वहाँ पे भी रेजिस्टेंस शो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो सकता है। इसके अलावा एनीमिया है। एनीमिया हमारे पास वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास रेड ब्लड सेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है, इट रिड्यूस इन नंबर, और जिसकी वजह से हमारे पास अब ओरली एनीमिया क्या कॉज कर रहा है। ओरल मैनिफेस्टेशन ऑन एनीमिया जो है वो डिपेंड ऑन द टाइप सेवेरिटी ऑफ द कंडीशन। द जिंजिवा में अपेयर क्वाइट पिल। हमारा नॉर्मल जिंजिवा किस तरह का है, ना पिंक कलर का है, ना कोरल पिंक कलर का है। जब आपका नॉर्मल जिंजिवा कलर चेंज हो जाए तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी में कोई ब्लड डिसऑर्डर है, तो ब्लड डिसऑर्डर की वजह से यानी एनीमिया की वजह से आपका नॉर्मल जिंजिवा कलर जो है वो भी चेंज हो जाता है, वो पेल नजर आ जाता है। तो एनीमिया का भी पेरिडोन्टल डिजीज के साथ इस तरह का कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो हमारे पास इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये चैप्टर यहाँ पे एंड कर जाता है। आई होप सो कि आप सबको समझ आ चुकी होगी, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बस पूछ सकते हैं। थैंक यू।